નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમ સાથે હું છું માલવી। ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આજનો જે મહત્વનો વિષય છે આ બિહાર કોનું, કારણ કે આજે છે બિહાર ઇલેક્શન વિધાનસભાની ચૂંટણી 2025 જે બે તબક્કામાં યોજાઈ રહી છે। આજે પહેલા તબક્કાનું મતદાન છે એટલે કે 6 નવેમ્બર અને સાથે બીજા તબક્કાની વાત કરીએ તો બીજા તબક્કાનું મતદાન છે 11મી નવેમ્બર અને આ સાથે પરિણામ છે જાહેર થશે 14મી નવેમ્બરે, એટલે કે બિહાર ઇલેક્શનની મત ગણતરી છે તે 14 નવેમ્બરે થશે। આ સાથે જે પ્રમાણે અત્યાર સુધીની આપણે વાત કરીએ તો જે પ્રમાણે બિહારમાં નીતિશ કુમારના નેતૃત્વ હેઠળ એનડીએ એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સામેલ છે અને મુખ્યત્વે જો વાત કરીએ તો નીતિશ કુમારનું जनता दल पार्टी तेमां छे। तो बीजी तरफ आपणे सौ जाणीए छीए के तेजस्वी लालू यादव अने कांग्रेस पार्टी એટલે કે રાહુલ ગાંધી એટલે જે પ્રમાણે ડાબેરી પક્ષોના નામે સામે આવી રહ્યા છે। તો ત્રીજી તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પાર્ટી છે જે છે प्रशांत किशोरनी पार्टी, जे અત્યાર સુધી ચૂંટણી લડવાની વ્યૂહરચનામાં જે પ્રમાણે મોહર ગણાતા પણ કહેવાય છે કે એમને વ્યૂહ રચવાની એવી આવડત છે, વ્યૂહરચના કરવાની। તો આ સાથે હવે તેમણે પણ આ વખતે જે પ્રમાણે એ પણ ઉમેદવાર છે તો આ તમામ ઉપર સૌની નજર રહેવાની છે। ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો તમામ 243 જે બેઠક પર છે તેની ઉપર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે। તો સરકાર રચવાનો દાવો છે તે પ્રશાંત કિશોર પણ કરી રહ્યા છે, એટલે સૌ કોઈની નજર અને આ વખતે ત્રિપાંખીયો જંગ છે, ત્રિકોણીય જંગ છે તે પણ બિહારની અંદર જોવા મળી રહ્યો છે અને આ વિશે આપણે ચર્ચા કરવી છે કે આખરે બિહાર કોનું, સત્તાનો જે તાજ છે એ કોના શિરે જશે, એનડીએ કે મહાગઠબંધન, કારણ કે આ બંને પાર્ટી વચ્ચે અત્યારે ઘમાસાણ જોવા મળી રહ્યું છે અને એ વિશે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે गेस्ट पैनल में जोड़ाई चुक्या है निर्मल सिरोहिया जो वरिष्ठ पत्रकार है। निर्मल जी, स्वागत है आपका डे स्पेशल कार्यक्रम के अंदर। जी साथ ही में है उमा जी संस्कार जो कि राजकीय विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है उमा जी। थैंक यू मैम। जी, तो जिस तरह से बिहार इलेक्शन जो चल रहा है, आज फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है, क्या लग रहा है आपको, जैसे अब तक लग रहा था कि त्रिपांखिया ये जंग है, त्रिकोणीय जंग है, जिस तरह से बात करें तो सुबह से ही जो मतदारों की जो लाइन लग रही है, क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होगा या फिर एनडीए और मजबूत बनेगी? देखिए मालवी, क्या है कि ये चुनाव आप देखिए बहुत ही निर्णायक दौर में हो रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव है एनडीए के लिए और साथ ही बिहार के लिए 2 दशक का जो नीतीश कुमार का शासन है उसकी भी परीक्षा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखिए सुबह से मतदाताओं का जो रुझान है वो जबरदस्त है। अभी दोपहर 3 से 4 बजे तक के बीच ही 55% से ऊपर वहां पर मतदान हो चुका है। अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि बिहार का ये रिकॉर्ड नहीं रहा है कि इतना अधिक मतदान एक साथ हो। इस बार महिलाएं जिस तरह से कतारों में लगी है वो भी लगता है कि निर्णय में बहुत बड़ा अपना असर दिखाएंगी। और इसके बावजूद जैसे एनडीए अपना शुरू से दावा करता रहा है कि हम सरकार विकास के मुद्दे पर लाना चाहते हैं एक बार फिर, लेकिन जो विरोध में है, विरोध में महागठबंधन में कांग्रेस है, राजद है और भी अन्य दल है, लेकिन जो जमीनी लड़ाई है वहां पर, वो जमीन लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के एकमात्र जो है तेजस्वी यादव, वो अकेले लड़ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी गए हैं, प्रियंका गांधी गए हैं, ये लोग गए जरूर है चुनाव प्रचार में, लेकिन तेजस्वी जिस तरह वहां मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह युवाओं के बीच वो एकाएक लोकप्रिय हुए हैं। देखिए उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए पर आक्रामक रुख रखा है पूरे चुनाव के दौरान। वो कहीं ऐसा लगा नहीं कि एक उम्र का अंतर है या उनके अनुभव का अंतर है, वो एक मंझे हुए राजनीतिक की तरह इस चुनाव मैदान में है। और निश्चित रूप से उन्होंने पूरे एनडीए को मतलब एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है, उन्हें अपने पूरी राजनीतिक व्यूह रचना बदलने पर मजबूर किया है। और वे जिस तरह से सामना कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान चुनाव होगा यह चुनाव एनडीए के लिए। जी बिल्कुल। उमा जी, क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार देखिए समस्या बहुत सारी थी, जैसे बेरोजगार है, पलायनवाद है, शिक्षण की सुविधाएं हैं, आरोग्य की सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर ले तो उसमें भी कमी लग रही है, और साथ ही साथ औद्योगिक और राहुल गांधी जैसे आक्षेप लगा रहे हैं वोट चोरी और साथ में मत चोरी, बेरोजगारी, उन पर भी वो उन मुद्दों को साथ लेकर चल रहे हैं। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर इस बार जनता है वो जो मतदान है वो कर रही है? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं निर्मल जी के कुछ बातों से तो सहमत हूँ। हेलो जी जी, आवाज आ रही है।
मेरा अपना अनुभव है, आज के मतदान को सुबह से मैं काफी बारीकी से नोटिस कर रहा हूँ जी कि राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया उसके मतदाताओं पे कोई असर कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, जी उनके कैडर्स या जो महागठबंधन के नेता हैं उनको यह दिखता होगा कि हाँ, वोट चोरी का आरोप जो है वो सही है, लोगों के बीच में मुद्दा है, लेकिन वास्तविकता यही धरातल पे उतर नहीं पाया। अब रही बात महागठबंधन, तो स्वाभाविक है कि उसके नेता मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी जी हैं जी और वही मैदान में है। उन्हीं को जो सत्तारूढ़ दल है कि हाँ, कंपटीशन हमको है तो राजद से ही है। और इनसे किशोर जी से जो 2 महीने पहले हम लोग को लगता था कि शायद वो एक रोल प्ले करेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वो भी सीमित हो गए। मतलब कहें अगर कि 20 सीट ऐसा है जहां उनके कैंडिडेट से एनडीए को या महागठबंधन को कुछ कंपटीशन हो सकता है। जी कुछ लग रहा है कि उनके उम्मीदवार हैं जो, इसके लिए नहीं कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी से है, जनसुराज से है, इसलिए कि उनका जी अपना एक राजनीतिक जो अनुभव रहा है उसके कारण से वो इस दौर में आए हैं। और रही बात 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रो इनकम्बेंसी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जी जो अभी महिलाओं के लिए, जो छात्रों के लिए उन्होंने कहा क्या कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होगा उस पर लोन माफ कर दिया गया, उसका कोई पेमेंट आपको जी नहीं, वो माइनर 4% उनको देना पड़ता था ब्याज, उसको भी सरकार ने माफ किया है। और महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उसको रोजगार सृजन के लिए 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। इसका बहुत ही ग्राउंड पे असर है, क्रॉस द कास्ट लाइन। हम लोग जी कास्ट लाइन पे वोटिंग होते पिछले 20 साल से देख रहे हैं, लेकिन कई जी महिलाओं से मेरी बातचीत हुई है विगत 15 दिनों में, जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूं तो उनको जी लगता है कि ये हमारे लिए रोजगार का सृजन जो कर रहे हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है उसमें हो रहा है। तो इनको लगता है कि आगे भी जो घोषणा की है कि अगर जो अच्छी महिला है उसमें से आएगी, लगभग 1 करोड़ 21 लाख का डाटा दिया जाए, इसको मैं ये नहीं करता हूं दावे के साथ कि यही संख्या सही है, जो भी संख्या हो, उनमें जी जो महिला आगे उद्योग के लिए आगे आना चाहेगी उनको फिर से 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। तो इसका एक व्यापक असर लोगों के बीच में है। रही बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसमें भी जी सरकार पिछले विगत 5 सालों में अच्छा काम कर रहा है। जी और इसमें जरूर लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार से इसको रोजगार के लिए कुछ मदद मिलनी चाहिए। आम लोगों के बीच में, आम मतदाताओं के बीच में यह बात आ गई है। पलायन का जो मुद्दा है ये पहले से आ रहा है। पलायन का एक ही कारण नहीं है कि केवल रोजगार के लिए, जो भी अच्छे वेल टू डू फैमिली से होते हैं, चाहे किसी मध्यम वर्ग के हो, सामान्य वर्ग के हो, अच्छे वर्ग के हो, वो जी बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए लोग बाहर जाते हैं। नॉट ओनली दिल्ली, मुंबई, विदेश भी कई लोग जाते हैं। और बिहार में तो यह क्षमता है, यहाँ के मतदाताओं में या यहाँ के जो आम नागरिक है उसमें एक एक्स्ट्रा कहिए कि मेरिट है कि वो अपने मेहनत से कहीं भी स्थान बनाता है। तो सपोज कि अगर वो जगह हमको बिहार में नहीं मिल रहा है, हमको गुजरात में, मुंबई में और देश विदेश में कहीं भी अवसर मिलता है तो उसके लिए जाते हैं, और स्वाभाविक है, जाना भी चाहिए। ये कोई मुद्दा सच नहीं है, लेकिन क्वाइट नेचुरल है कि जो रोजगार की बात है वो होना चाहिए। रोजगार का सृजन सरकार की दायित्व होती है, रोजगार जी मिलना चाहिए लोगों का, जिसका कमिटमेंट इन्होंने किया है। इसके साथ साथ तेजस्वी जी ने जो कमिटमेंट किया कि हर एक परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, तो जी उसमें जो बजट चाहिए सरकार के को, वो तो बजट आपके पास है नहीं। तो उनको लगता है कि नहीं, इनके दावे में कोई सत्यता नहीं है। सरकार, दावे जो है वो दोनों तरफ से किए गए हैं। आप देख लो, यस, सरकारी मैं नौकरी का उसी दावा मैं दोनों उसी की पक्षों ने बात किया मैं है। उसी की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि 1 करोड़ रोजगार हम सृजन करेंगे, उसमें ये नौकरी भी शामिल है और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। वो कमिटमेंट ये नहीं है कि हर एक परिवार से देंगे, जो जैसा कि महागठबंधन का घोषणा पत्र में है कि हर एक फैमिली से एक को रोजगार हम देंगे। और जी माँ बहन सम्मान योजना के लिए 2500 रुपये हम पर मंथ देंगे, जो कि किसी जी के गले नहीं उतर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक है और पुनः एक बार एनडीए सरकार बनाने के लिए अपना मत आज दे रहे हैं। जी अब रही वोट बिल्कुल परसेंटेज की बात, तो लोग काफी जागरूक हुए हैं।
और जी उसका असर दिख रहा है। जैसा निर्मल जी ने कहा, ये सही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि मैं बिल्कुल। शहरी विधानसभा है मेरा, जहां मैं जस्ट अभी वोट कास्ट करके आया हूँ 10 मिनट पहले, वहां का बहुत जी जी पुअर परसेंटेज था, 30% भी नहीं गया है। जी जी बिल्कुल। निर्मल जी, क्या कहेंगे आप? इस बार जो महिलाएं हैं वो काफी जागरूक हो चुकी है। जिस तरह से सुबह से लाइन दिख रही है, जो महिला मतदार है वो सुबह से लाइनों में खड़ी है, और साथ ही इस बार महिला डिसाइडिंग फैक्टर काम करेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए मालवी, महिलाएं कई राज्यों में इस तरह की भूमिका में आई है, फिर चाहे वो जी मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या फिर अब बिहार की बारी हो। लेकिन जी मेरा एक सवाल उठता है कि क्यों एक सरकार को 2 दशक के शासन के बाद कोई ऐसी योजनाओं या प्रलोभन वाली योजनाएं, जिसे विपक्ष कह सकता है कि रेवड़ी बांटी जा रही है, तो जी ऐसी योजनाओं लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या एक परिवार में रोजगार सृजन की आवश्यकता नहीं थी? नीतीश कुमार को सुशासन के लिए जाना जाता है। फिर क्या जी वजह है कि बिल्कुल। इस बार उन्हें भी महिलाओं के खाते में पैसा डालना पड़ा? महाराष्ट्र में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। विपक्ष इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। बावजूद जी इसके, अगर सत्ता में 2 दशक रहने के बावजूद आपको लोगों को लालच देना पड़े मतदान करने के लिए, तो ये एक निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजनीतिज्ञों को इस पर बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये परंपरा शुरू हुई है, अभी बहुत ज्यादा इसको समय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये किस रूप में चलेगी। आज तेजस्वी हम्म। के ऊपर बात करें कि वो इतना सृजन कर देंगे, इतना रोजगार दे देंगे, लेकिन जी क्या संभव है? प्रैक्टिकल बातें करते समय राजनीतिक क्यों भूल जाते हैं कि आने वाले 5 साल लोगों का सामना इन्हें ही करना है? फिर इस जी तरह की योजनाओं की प्लानिंग बिना सोचे समझे, या क्यों इसकी दूरदर्शिता क्यों नहीं रखी जाती? देखिए, राजनीतिक लाभ तात्कालिक रूप से लिया जा सकता है, लेकिन कोई भी योजना, देखिए अगर ऐसा होता तो अटल जी की सरकार में फील गुड चल रहा था। नरेंद्र मोदी पिछले इतने सालों से सरकार में थे, लेकिन लोकसभा में उन्हें इस बार देखा ना कितना बड़ा अंतर आ गया। कहाँ 400 जी पार की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुमत के लिए संघर्ष करना पड़ा आखिरी वक्त पर। तो मेरा ये मानना है कि अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप जनता को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो देखिए जी बिहार चुनाव, सबसे पहले वहां प्राथमिकता होती है जाति, जाति के बाद रोजगार, जी पलायन, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जो अच्छी हुई है वो ये है कि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने अवेयरनेस किया है, मतलब मतदाताओं को जिस तरह से जागरूक किया है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत बड़ी भूमिका में वहां पर नहीं है। और जो जी अगर कोई डैमेज करेंगे भी, ये मान लीजिए अगर उनके इस कैंपेन से, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का आक्रामक, उनका भी बहुत ही आक्रामक कैंपेन रहा है, मतलब नितिन गडकरी हो, योगी हो, मोहन यादव हो, बिल्कुल। अमित शाह, राजनाथ सिंह, उन्होंने अपने सारे दिग्गज मैदान में उतारे, और उसका लाभ उनको मिलना चाहिए, अगर वास्तव में जनता से वे कनेक्ट कर पाए हो तो। जी लेकिन जी प्रशांत किशोर ने जो काम किया है, वो अगर वो सर कहीं ना कहीं इस चुनाव में अपनी भूमिका निभा पाएंगे, या वो एक कुछ आंकड़े तक अपने प्रत्याशियों को जिता के ला सकते हैं, तो वो मान के चलिए कि वो सत्ता को ही नुकसान पहुंचाएंगे। वे नीतीश कुमार के वोट काटेंगे, तय है। देखिए, वो तेजस्वी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना वो नीतीश कुमार को पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको जो समझने वाला वर्ग है, उनको जो जानने वाला है, या जो उनका समर्थन करने के लिए उतारू है, वो जी पढ़ा लिखा शिक्षित समाज, और जो उनकी बातों को समझ पाए। देखिए, वो एक लर्नेड शिक्षित व्यक्ति है, उन्होंने जो समझाया है, जी जिस भाषा में समझाया है, वो एक लिमिटेड वर्ग तक ही अपनी बात पहुंचा पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई डैमेज वो करेंगे, तो नीतीश कुमार को जी करेंगे, तो नीतीश जी कुमार। निर्मल जी, आपने जैसे बताया, अब तक की बात मैं अगर करूं तो बिहार की जो बिहार का जो मतदान है, जो इलेक्शन है, वो ज्यादातर ज्ञातिवाद या कोमवाद के नाम पर आज तक होता हुआ आया है। पर इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है। जैसे वैसे तो बिहार में अगर बात करें तो ज्ञाति आधारित वस्ती गणतरी जो थी, उनकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने ही की थी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी तब उनके नीतीश कुमार जो है वो तब बीजेपी के विरोधी थे। पर अब जो बात करें तो नीतीश कुमार का दबदबा पहले से ही बिहार के अंदर रहा है, जो कि अलग बात है कि उनको पलटू राम के नाम से लोग जानते हैं। परंतु आपको लग रहा है कि ये जो सुशासन की बात आपके द्वारा जो की गई है कि सुशासन, नीतीश कुमार की जो सरकार है बीजेपी की मदद से बीजेपी खुद सरकार रचेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये परिणाम के बाद ही वो तय कर पाएंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह सरकार बनाई जाएगी। देखिए, नीतीश जी कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, दोनों शब्दों में जी अंतर है। और ये इसलिए किया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तलाश रही है
कि वो अपनी बड़ी भूमिका में उतरे, लेकिन परिणाम मुझे नहीं लगता, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसी 21 साल से उनका ऐसी दबदबा छवि रहा के है नेता बिहार हैं। में। जी। जी जी मालवी, जी। 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 नीतीश कुमार एक ऐसी छवि के नेता हैं जो जिनके ऊपर वो एक बेदाग है। उनकी ईमानदारी, उनकी कार्यप्रणाली, उनका कार्य करने का तरीका, वो जनता में बेशक लोकप्रिय है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बैठ गया होगा कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो ये निश्चित रूप से एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। और यदि जनता ने इसे स्वीकार कर लिया है कि हाँ, नीतीश कुमार के बिना भी हम काम चला सकते हैं। देखिए, जितने सर्वे वहां पर आए, जिस तरह के लोग वहां पर सर्वे किए गए, मैं सर्वे पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो किए गए उसमें तेजस्वी को चाहने वालों का परसेंटेज नीतीश कुमार से कई कई गुना ज्यादा था। लेकिन जी। अगर नीतीश कुमार सेकंड विकल्प हैं, और लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार फर्स्ट चॉइस है। जी बिल्कुल। तेजस्वी को परसेंटेज ज्यादा मिलने की एक वजह यह भी है कि महागठबंधन में उनके अलावा कोई और नेता है ही नहीं। तो जी। 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 अकेले के ऊपर वोट करना है, और एक तरफ नीतीश कुमार के अलावा विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी हैं, और भी अन्य जी। नेता हैं वहाँ, जिनके नामों पर विचार किया जा सकता है। और निश्चित रूप से चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में रही, तो वो निश्चित रूप से चेहरा बदलेगी। और यह भी संभव है कि नीतीश कुमार की सहमति से, नीतीश कुमार की पार्टी से ही कोई चेहरा भी खड़ा किया जा सकता है। देखिए, जी। ये बहुत जरूरी नहीं है कि कोई चर्चित चेहरा कहीं पर मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इस तरह के प्रयोग करके आपको बता चुकी है कि वह तीसरी पंक्ति के नेता को भी लाकर आपके लिए सीएम कैंडिडेट का चेहरा बना सकती है इन वक्त पर। जी। 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 उमा जी, जैसे सुबह से बूथ पर लाइनें लगी हुई हैं, मतदाता जो है वो मतदान कर रहे हैं। साथ ही में कहा जाता है ना कि दो ही कारण है, इतनी सारी लाइन और मतदाता को जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे बात करें कि या तो फिर सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर एनडीए है वो ज्यादा मजबूती से लड़ पाएगा आगे। जो मतदाताओं का जो उत्साह है उसे देखकर दो ही कारण ये हो सकते हैं, या तो सत्ता परिवर्तन होगा या तो फिर एनडीए जो है वो मजबूताई से लड़ेगी। क्या लग रहा है आपको? अ, मैं फ्रैंकली कहूँ तो निर्मल जी की बात से कुछ हद तक तो मैं सहमत हूँ। जी। लेकिन मेरा अपना अनुभव जो भी है, क्योंकि मैं धरातल पर यहाँ लोगों के बीच में रहता हूँ, बिहार से हूँ बेसिकली, कि यहाँ के लोग पुनः एक बार मन बना रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की जो सरकार है उसके साथ हम लोग जाए। जी। ठीक है, क्योंकि महागठबंधन के साथ विडंबना क्या है कि एक तो उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में बहुत समय ले लिया। जी। एनडीए शुरू से कह रहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश जी के बारे में निर्मल जी एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि पिछली बार जब उनकी विधायक की संख्या कम थी, तो उन्होंने स्वेच्छा से कहा था कि देखिए, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि हम लोग नीतीश जी का जो नेतृत्व है उसी में आगे बढ़ेंगे। तब जाके बहुत बहुत नहीं, लेकिन ये बात जब आई सामने, लोगों के बीच आई कि नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व स्वीकार है भाजपा को, भाजपा के जो केंद्रीय नेता हैं उनको, उनका यही मानना है कि इनका एक छवि डिफरेंट है, उस पर कोई आरोप आज तक नहीं लगा। 20 साल तक कोई सत्ता में रहे, उस पर किसी तरह का भाई भतीजावाद, परिवारवाद या किसी तरह का घोटाले का आरोप न लगना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप काजल की कोठरी में रहते हैं, आप पे कोई काली की दाग नहीं है। तो मतदाता जी। हम देख लिए कि 20 साल का जो इनका अनुभव है उसमें सुशासन की सरकार रही है। अगर बहुत डेवलपमेंट की ऐसा नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, आज यहाँ का जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है किसी अन्य प्रदेश से कम नहीं। लेकिन चूंकि जी। इतने बैकलॉग हैं, ये 15 साल तक का जो कुशासन यहाँ रहा है, जैसा कि लोगों, पत्रकार लोगों का भी यही मानना है, यहाँ के जी। बुद्धिजीवी भी यही मानते हैं कि उस जो प्राइम एज था आपका 90 से लेके 2005 तक, उसमें आपने यहाँ की विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो जी। जैसे ही यहाँ आती है कि तेजस्वी रोजगार देंगे, तो कहते हैं कि भाई हमको तो उनके उसके बदले में जमीन देना पड़ेगा। यह सोच के लोग बैक हो जाता है, उनकी जो घोषणा है उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो जी। निर्मल जी, यह सत्य है कि वोटिंग जब ज्यादा परसेंट हो तो लोगों के बीच में यह आम धारणा बन जाती है कि क्या सत्ता विरोधी तो नहीं है। मैं यह एश्योर कर रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि जी। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। एनडीए का बहुमत में आना यह साबित करेगा। और महिलाओं जी। में नीतीश सबसे स्वीकार्य नेता है।
रही जी बात उमा जी, हमारे पास टाइम की कमी है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि Yes. बिहार इलेक्शन है, उसमें कास्ट फैक्टर जो है वो कितना असरकारक होगा? क्या लग रहा है आपको, कास्ट को लेकर वोटिंग ज्यादा हो रही है? नहीं, कास्ट है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करने में कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन जी अब देखता है कि हम किस गठबंधन के साथ जाएंगे कि अगला 5 साल यहाँ विकास का जो रफ्तार है उसको मेंटेन किया जाए। तो कास्ट लाइन से अलग हटके भी लोग एनडीए सरकार के पक्ष में वोट देते हैं। और जिनके बारे में आप ये कहेंगे कि हाँ भाई अग्री जाति के लोग हैं तो वो महागठबंधन के साथ है, ऐसी बात नहीं है कि महागठबंधन में है तो लोग उनको वोट नहीं करे। तो मेरा अपना अनुभव है कि कास्ट एक सब जगह यह फैक्टर है, कहीं भी वोटिंग हो तो कास्ट एक फैक्टर है। यहाँ उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ऐसा हकीकत नहीं है। अब सब लोग चाहते हैं कि हमें सुशासन की सरकार जो भी व्यक्ति देगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। कास्ट की बातों से नकारा नहीं सकता, लेकिन उसको एज इट इज स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है कि हाँ उसी लाइन पे वोटिंग हो रही है। जी जी बिल्कुल से निर्मल जी और उमा जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और चर्चा डिबेट की, इस वजह से आप दोनों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। તો આખરે બિહાર કોનું? કારણ કે બિહાર વિધાનસભા ઇલેક્શન 2025 છે, તેના પ્રથમ તબક્કાનું આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે અને ત્યારબાદ જે બીજા તબક્કાનું મતદાન છે 11મી નવેમ્બરે યોજાશે અને આખરે પરિણામ છે તે 14મી નવેમ્બરે જાહેર થશે। તો હવે એ જોવાનું રહેશે કે કોનો દબદબો રહેશે, સત્તાનો તાજ આખરે કોના સિરે આવશે, એનડીએ કે પછી મહાગઠબંધન, યા પછી કોઈ ત્રીજું જ બાજી મારી જાય છે। તો હાલ ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ, ફરીથી મળીશું। અત્યારે મને આપશો રજા, નમસ્કાર।